हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2023 में दिसंबर सर्कल में जो योग विषय का पेपर हुआ था, उस पेपर का 1 से लेकर 100 क्वेश्चन सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उस सीरीज़ का वीडियो नंबर 8, यानी ये उस सीरीज़ का पार्ट 8 बनने वाले हैं। तो चलिए इस पार्ट 8 में देखते हैं कि क्या क्या नया क्वेश्चंस हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं आगे, और उन सब क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एनालिसिस पढ़ते हैं इस वीडियो में। और अगर आप हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर PYQ करना चाहते हैं, या हमारा जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ होती है उसकी स्लाइड अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे क्रिएटिव योगा टेलीग्राम चैनल के ज़रिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और या तो हमें डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और नया नया क्वेश्चंस उनकी डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या इंतज़ार कर रहा है हमारे लिए? सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो ये टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये टीचिंग मेथड से पूछा गया है। टीचिंग मेथड्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेना, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आता। तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। देखो इंग्लिश मैंने अटैच कर दिया। क्या कह रहे हैं? विच आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। इनमें से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी हुई है स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स एक गुड टीचर का नहीं है? तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है? पहला कह रहा है कि अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। ये तो एक गुड कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन आपको क्या पूछा था? नॉट द गुड कैरेक्टरिस्टिक पूछा था। याद रखना, नॉट लगाया हुआ है, तो मतलब ये जेन्युइन इंटरेस्ट है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए होगा ही नहीं। ऑप्शन ए जहाँ पर है उसको एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। फिर क्या कह रहे हैं? इनकम्पिटेंट इन एलेबोरेशन ऑफ टॉपिक, यानी जो भी टॉपिक वो टीचर पढ़ा रहा है उस टॉपिक को एलेबोरेट करने में उसका वो सक्षम नहीं है, उस टॉपिक को एलेबोरेट नहीं कर पा रहे अच्छी तरीके से। तो ये तो बिल्कुल होगा, ये तो बिल्कुल होगा। ये एक अच्छी करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर जो पढ़ाने के लिए आ रहा है उनको अपने टॉपिक के बारे में बिल्कुल 100% दक्षता होनी चाहिए। अपने टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा कमांड जो है उनके हाथ में होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से बच्चों को डिलीवर कर पाए और बच्चे भी उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो ये उसका ये बिल्कुल होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो वही हमें पूछा कि कौन कौन सा नहीं है। अब देखो सी में क्या कह रहे हैं, मतलब बी होगा। अब देखो बी जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। जैसे ही हमने एलिमिनेट कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। सी में क्या कह रहे हैं? अ विलिंगनेस टू शेयर इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस विद अदर्स। ऑब्वियसली जो टीचर अपने इच्छा शक्ति, अपने एक्सपीरियंस को अदर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर करे, वही तो असली टीचर है ना। जो टीचर अपने एक्सपीरियंस को अपने बच्चों के साथ शेयर करे, वही तो असली टीचर होता है। तो बिल्कुल ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये तो एक अच्छे टीचर का कैरेक्टरिस्टिक है, ये अच्छे टीचर का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हमें क्या पूछा? कौन सा नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इनएबिलिटी टू सेट अ गुड एग्जाम्पल थ्रू लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर। जो टीचर को एग्जाम्पल सेट करना नहीं आता, चाहे वो पढ़ा रहे, वो टॉपिक को कितनी भी अच्छी तरीके से एलेबोरेट क्यों ना करे, लेकिन एग्जाम्पल सेट करना, लाइफ एग्जाम्पल सेट करना सबसे बड़ी दक्षता होती है टीचर को। जिनको लाइव एग्जाम्पल सेट करना आता है, क्योंकि बच्चे हर चीज़ें डेफिनेशन से नहीं समझते, बच्चे हर एक चीज़ लाइव एग्जाम्पल से समझती है। तो लाइव एग्जाम्पल सेट करना आना चाहिए। जिनको नहीं आता है वो नॉट इज नॉट अ गुड कैरेक्टरिस्टिक। मतलब बी एंड डी आपका आंसर होना चाहिए। तो देखो निकल गया। ई में क्या कह रहा है? अ सेंस ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टूडेंट। बिल्कुल, अ सेंस ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हो तो वो तो अच्छी करेक्टरिस्टिक हो गया ना। हमें तो नहीं पूछा, मतलब ये भी नहीं होगा। तो बी एंड डी हमारा आंसर हो जाएगा इसी के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न जो है वो एनाटॉमी से पूछा गया है। वो एनाटॉमी से पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि विच इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब देखो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दी हुई है और पूछा कि इनमें से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। अब देखो पहला ऑप्शन है ट्रिप्टोफन, ये तो एसेंशियल है भाई। दूसरा है वैलिन, ये भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तीसरा है अर्जिनिन, ये एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। चौथा है जाइलिन, ये भी एसेंशियल अमीनो एसिड में नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन में आपको एक आंसर को सही सही करना था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए दोनों आंसर, जिन्होंने 3 टिक किया है उनका भी आंसर सही गया, जिन्होंने 4 टिक किया है उनका भी आंसर सही गया। क्यों?
क्योंकि यूजीसी की तरफ से ये गलती हुई है। ये दोनों ही अमीनो एसिड्स में नहीं आते, एसेंशियल अमीनो एसिड्स में। आर्जिनिन जो है वो इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आती है, और जैलिन जो है वो अमीनो एसिड्स है ही नहीं। जैलिन जो है वो अमीनो एसिड नहीं है, ना तो वो एसेंशियल में आती है और ना ही वो इन एसेंशियल में आती है। टोटल कितने अमीनो एसिड्स होती है इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता आपको अगले बार कोई और ऑप्शन देते तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एरिया डिस्कस कर लेते। देखो टोटल अमीनो एसिड्स जो है वो होती है 21। अब एसेंशियल कितना होता है, एसेंशियल होता है 9, और नॉन एसेंशियल कितना होता है 12। नॉन एसेंशियल कितना होता है 12। एसेंशियल में कौन कौन आती है, हिस्टिडीन आती है, आइसोल्यूसिन आती है, ल्यूसिन आती है, लाइसिन आती है, मिथियोनिन आती है, फिनाइल एलानिन आती है, थ्रियोनिन आती है, ट्रिप्टोफान आती है एंड वैलिन आती है। ठीक है, ये 9 हो गया एसेंशियल अमीनो एसिड। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन सा होती है, सबसे पहला उसमें आता है एलानिन आती है, अर्जिनिन आती है, आपके ऑप्शन में था अर्जिनिन। ठीक है, उसके बाद आती है एस्पेराजिन आती है, उसके बाद एस्पर्टिक एसिड आती है, उसके बाद सिस्टीन आती है, उसके बाद ग्लूटामिक एसिड आती है, उसके बाद ग्लूटामीन आती है। ठीक है, फिर ग्लाइसिन, प्रोलिन, उसके बाद सेलेनोसिस्टीन आती है, उसके बाद सेरेनिन आती है, उसके बाद थायरोसिन आती है। ये 12 जो है इससे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। आपको इस बार क्वेश्चन एरिया जो था वो ये था, क्या पता अगले बार आपको पूछ सकता है कि बताओ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से पूछ लेगा, मल्टीपल चॉइस बना सकता है कि उनमें से पूछ लेगा कि बताओ इनमें से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या क्या है, या तो फिर इनमें से कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। तो इसके लिए ये टेबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये टेबल याद कर लेना। तो इसका जो आंसर है वो हो गया, आंसर 3 और 4 को करेक्ट माना गया है यूजीसी की तरफ से। यानी इन दोनों में कोई भी, ये जो है ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। ठीक है, और ये जो है ये अमीनो एसिड है ही नहीं, ये अमीनो एसिड है ही नहीं। ठीक है, मतलब ये दोनों ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हठ प्रदीपिका के अनुसार मूलबंध के लाभों का वर्णन किया गया है। अब देखो मूलाबंध यानी जो हमारे 3 बंधा है हठ, जो उड्डयन बंध, जलंधर बंध और मूलबंध। तो मूलबंध में क्या क्या लाभ बताया गया है इनमें से, ये पूछ रहा है। क्या मूलबंध में नाड़ी शुद्धि के बारे में कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, नाड़ी शुद्धि के बारे में तो नहीं कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, अपान और प्राण की एकता। बिल्कुल भाई, अपान और प्राण की एकता बोला जाता है। मूलबंध की जो बेनिफिट है वहां पर बोला जाता है कि अपान और प्राण वायु की एकता होती है, अपान और प्राण की एकता होती है मूलबंध करने से। मल मूत्र की अल्पता, ये भी बताया गया है बेनिफिट में, एज इट इज यही बताया गया है, मल मूत्र की अल्पता होती है। उसके बाद कह रहे हैं वृद्ध भी युवक के समान हो जाते हैं, वृद्ध भी युवक के समान हो जाते हैं। बिल्कुल, वृद्ध जो है वो भी युवक के समान हो जाता है, युवा के समान हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अलोलुपता की स्थिति प्राप्त होती है। नहीं, ये बेनिफिट में नहीं कहा गया, यानी बी सी डी आपके ऑप्शन हो जाएगा, बी सी डी यानी 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर भी हमने यहाँ पर एक बार श्लोक को भी अटैच कर दिया है, आप लोग एक बार श्लोक को भी पढ़ लो। प्राण पानौ नाद विंदो मूलबंधेन चैकतम। प्राण अपानो यानी प्राण और पान की एकता, नाद और बिंदु की एकता। क्या कह रहे हैं, प्राण पानो नाद बिंदु मूलबंधेन चैकतम। ठीक है, उसके बाद गत्वा योगस्य संसिद्धिं जच्छतो नात्र संशय। गत्वा योगस्य संसिद्धिं जच्छतो नात्र संशयो। ठीक है, फिर कह रहे हैं अपान प्राणयोरक्यं, अपान प्राण योरक्यं शक्षोमुत्र परिशुष, शक्षोमुत्र परिशुष यानी मल और मूत्र की अल्पता होना। युवा भवति वृद्धोपि, युवा भवति वृद्धोपि यानी वृद्ध भी युवा बनते हैं। शततं मूलबंधानत, शततं मूलबंधानत यानी इसे मूलबंध कहा गया है। तो इसका बेनिफिट प्राणपान की एकता, नाद बिंदु की एकता, ठीक है, वृद्ध भी युवा बन जाते हैं, और अपान और प्राण की एकता। ठीक है, ये सारे पहले बताया हुआ है, यही आपके ऑप्शन में भी था। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर बन जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अच्छा सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करने के लिए बोला है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए बोला है। देखो
क्या कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है तत्रो निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, ये किसके बारे में बताया हुआ है, तत्रो निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, ये डेफिनेशन जो है पतंजलि योग दर्शन में, ये पूरा का पूरा श्लोक जो है वो पतंजलि योग दर्शन से लिया गया है, पूरा का पूरा श्लोक जो है वो पतंजलि योग दर्शन से लिया गया। अब देखो तत्रो निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, ये जो है ये सबको पता है भाई, ये समाधि पाद में बताया गया है, ये ईश्वर के बारे में डेफिनेशन है, जहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिनेशंस ऑफ ईश्वर बताया जा रहा है, वहां पर ये चीजें बताई गई हैं कि तत्रो निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है वो ईश्वर के बारे में है, यानी ए का 3 होना चाहिए, ए का 3। अब देखो ए का 3 इसमें है और ए का 3 किसी में भी नहीं है, तो आपका आंसर यहीं से बन गया, यहीं से आपका आंसर बन गया। अगर एग्जाम में हो तो इसको टिक करके आगे निकल जाओ, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बच गया। एग्जाम हॉल में ऐसे टाइम सेव करना सीखो, जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को 10 बार वहीं पे पढ़े कंफर्म करे तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, आगे का क्वेश्चन का क्या होगा, क्वेश्चन ए, ये तो आप कंफर्म हो ना कि ईश्वर के बारे में कहते हैं, तो और किसी ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमारे पास टाइम है, हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे। देखो उसके बाद क्या कह रहा है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, यानी ऑप्शन क्या क्या है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होने पर कैवल्य पाद, नहीं भाई ये कैवल्य पाद का तो है नहीं, ये जो है ये दूसरा पाद का साधन पाद का है, ये साधन पाद का संज्ञा है। तस्य प्रांतदा सप्त भूमि, सॉरी तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा कब बताया जाता है, जब चतुर्व्यूहवाद की कंसेप्ट जो है 16 से लेकर 26 तक, 16 से लेकर 26 तक जब चतुर्व्यूहवाद की कंसेप्ट खत्म होती है, 2/16 से लेकर 2/26, इसमें क्या आता है, चतुर्व्यूहवाद की कंसेप्ट आती है, चतुर्व्यूहवाद की कंसेप्ट आती है, राइट। इसके बाद 2/27 पर ये डेफिनेशन कहा जाता है, 2/27 का ये डेफिनेशन है ये, ठीक है। तस्य शब्दधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, यानी विवेक और विवेक ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तब आपको सप्तधा भूमि प्रज्ञा जो है, सप्तधा प्रज्ञा जो है वो प्राप्त होती है। इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी विवेक ज्ञान की प्राप्ति होने पर आपको ये सप्तधा भूमि प्रज्ञा जो है वो प्राप्त होती है, ठीक है, यानी बी का 1 देखो मिल रहा है। अब देखो धारणाशु यज्ञता मनसा, धारणाशु यज्ञता मनसा, ये तो आप लोगों को पता है, ये प्राणायाम का बेनिफिट है, ये प्राणायाम का बेनिफिट है, ये श्लोक काफी बार पूछे जा चुके हैं जिस नेट में, जिन जो पढ़ा नहीं है उनको लगेगा क्या धारणाशु यज्ञता मनसा मतलब ये धारणा के बारे में करे, नहीं, धारणाशु यज्ञता मनसा जो है वो प्राणायाम का श्लोक है, प्राणायाम का बेनिफिट कहते हुए बताया धारणाशु यज्ञता मनसा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्राणायाम यानी सी का 4। अब देखो बचा कौन, डी बच गया। अब डी का क्या है, वो जत्तांतर परिणाम के बारे में कह रहा है, डी में क्या कह रहा है, जत्तांतर परिणाम प्रकृत्या परात, जत्तांतर परिणाम प्रकृत्या परात, ये कहाँ का श्लोक है, देखो एक ही बचा कैवल्य पाद, ये भाई कैवल्य पाद का यानी चौथे पाद का दूसरा नंबर श्लोक है, ये कैवल्य पाद का दूसरा नंबर श्लोक है, देख लो एक बार, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। पहला वाला जो तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम जो था वो 1 नंबर यानी समाधि पाद का 25वें श्लोक है, 25th, ठीक है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा दूसरे अध्याय यानी साधन पाद का 27 नंबर श्लोक है। धारणाशु यज्ञता मनसा ये भी साधन पाद का ही है लेकिन 53 नंबर श्लोक है। उसके बाद जत्तंतर परिणाम प्रकृत्य पुरात, ये जो है ये कैवल्य पाद यानी चौथे पाद का दूसरा नंबर श्लोक है, चौथे पाद का दूसरा नंबर श्लोक है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका आंसर जो है ऑप्शन 1 आपका करेक्ट बन जाएगा। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्या किया, ऑप्शन 1 ही करेक्ट किया, चलो ये हमारा हो गया सही आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोज पर्सन हु आर नॉट एबल टू मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप विद द पीपल एंड नॉट हैव इंटरेस्ट इन दिस रिलेशन, दैट मीन्स दे लैक ऑफ सोशल स्किल, दिस इंडिकेट्स विच पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सीधा सीधा क्वेश्चन जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पूछा है, सीधा सीधा क्वेश्चन जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर से उठा लिया। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन आपको है पैरानॉइड, उसके बाद है स्किज़ॉइड, उसके बाद है एंटी सोशल, चौथा आपको कह रहा है बॉर्डर लाइन। अब इन चारों में एक ही ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारे सोशल स्किल में लैक होती है, जहां पर वो है स्किज़ॉइड, वो है स्किज़ॉइड सोशल डिसऑर्डर, वो है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है वो, ठीक है। फिर भी क्योंकि इन चारों डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया तो हम चारों डिसऑर्डर के बारे में एक बार जान लेते हैं कि पैरानॉइड क्या होती है, स्किज़ॉइड क्या होता है, एंटी सोशल क्या होता है और बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी क्या होता है। चलो देखते हैं इन चारों के बारे में। देखो
पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इज अ कंडीशन इन विच पर्सन हैज लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ डिस्टर्स्ट एंड सस्पिशियस ऑफ अदर्स। मतलब वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाता और वो हर किसी पे शक करता है। ये बंदा जो है जिसको पैरानॉइड पर्सनालिटी होती है ना, इसको पीडीपी कहा जाता है, सॉरी पीपीडी कहा जाता है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो हर किसी पे शक करता चलता है, चाहे वो अपने घर वाले पे शक करेगा, वो अपने बाहर वाले पे भी शक करेगा, जिसके साथ भी वो मिल रहा है वो हर किसी पे उसको शक होता है। उसके लिए कोई भी ट्रस्टेड पर्सन नहीं है, वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता, वो हर किसी को शक करता चलता है। ये जो बीमारी होती है इसे कहते हैं पैरानॉइड बीमारी। ये पैरानॉइड है। ठीक है, स्किज़ॉइड में क्या होता है? देखो, स्किज़ॉइड एक कंडीशन है जहां पर आप सोशल रिलेशनशिप बनाना आपको नहीं आएगा, जहां पर आप लोगों के साथ मिक्स करने की जो एबिलिटी है ना वो लॉस हो जाती है। और आपको क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये कौन से टाइप की बीमारी है जहां पर सोशल स्किल डेवलप होना बंद हो जाती है, सोशल लैक दिखाई देती है। तो स्किज़ॉइड एक ऐसी बीमारी है जहां पर आपके जो सोशल स्किल्स है वो लैक आती है। सोशल स्किल में यानी आपकी जो सोशल एबिलिटी है, आप जिस तरीके से आप लोगों के साथ मिलते जुलते हो, जिस तरीके से आप लोगों के साथ बात करते हो, जो सोशल स्किल्स की एबिलिटी है, लोगों के साथ मिलना, एबिलिटी टू मिक्स विद अदर पर्सन, ये जो एबिलिटी होती है, ये एबिलिटी आपका लैक हो जाती है। इस एबिलिटी में आपका लैक आता है। ठीक है, इसे कहा जाता है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब देखो, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसे कहा जाता है? एंटी सोशल वो होती है, इसको ना बेसिकली एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको साइकोपैथ कहते हैं। साइकोपैथ, एंटी सोशल बेसिकली साइकोपैथ होती है। ये क्या है? तो कहते हैं ना कि साइकोपैथ किलर, मतलब ये लोगों के लिए डेंजरस होती है। जो एंटी सोशल पर्सनालिटी होती है ना, ये लोगों के लिए डेंजरस होती है। इसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, इसको जो गलत चीजें है वो उसके लिए सही है, ये लोगों को शक करेगा, ये लोगों को मार भी देगा। एंटी सोशल कहता है ना कि साइकोपैथ किलर होती है। देखना कई सारे मूवीज है बॉलीवुड में जहाँ पर साइकोपैथ किलर के बारे में कुछ बहुत सारे स्टोरीज आई हुई है ना। तो ये बेसिकली इज अ मेंटल कंडीशन, ये भी एक मेंटल कंडीशन है इन विच पर्सन कंसिस्टेंटली शोज नो रिगार्ड फॉर राइट और रॉन्ग। मतलब इनको कुछ नहीं पड़ी, इनको कुछ नहीं पड़ी क्या सही है क्या गलत है, इनको कुछ कुछ किसी के लिए कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इवन ही इग्नोर ही इग्नोर द राइट थिंग्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर। ये हर किसी के फीलिंग्स को इग्नोर करेगा, इसके लिए इसके सामने आपका फीलिंग्स का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये पर्सन, ये बीमारी है, ये इसका ये इसका रियल मेंटालिटी है नहीं, ये इसका बीमारी है। ठीक है, तो एंटी सोशल जो है, सुनने में लग रहा होगा कि इसमें सोशल स्किल लैक होगा, ये जानबूझकर ऑप्शन डाला गया है। ये ऑप्शन जो है ये जानबूझकर डाला गया है। एंटी सोशल बेसिकली जो है, जो इंसान आप लोगों के लिए खतरा बन जाता है, जो इंसान सोशल हेल्थ के लिए यानी सोशल एनवायरनमेंट के लिए जो खतरा है, जिसका टोटली मेंटल हेल्थ बिगड़ा हुआ है, तो वो होती है एंटी सोशल पर्सनालिटी। ठीक है, अब आती है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी वो होती है जहां पर आप अपने इमोशन के ऊपर जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं होता। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी वो होती है जहां पर आपके इमोशन के ऊपर जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में टोटली नहीं होगा। मतलब आपका इमोशन कंट्रोल पूरा का पूरा आपके हाथ में निकल जाएगा, पूरा का पूरा आपके हाथ से निकल जाएगा इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, वो होती है बॉर्डर लाइन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर 2 यानी स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्योंकि लैक ऑफ सोशल स्किल्स इसमें ही होती है स्किज़ॉइड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? महोपनिषद में मनोप्रशमनोपायो योग इत्त विधीयते। ये योग की ये परिभाषा कहाँ पर दी गई है? महोपनिषद में योग का ये जो डेफिनेशन है, देखो महोपनिषद में ये योग का डेफिनेशन है, इतना तो बता दिया। अब पिछले बार क्या था, पिछले कई बार ये पूछा था कि ये डेफिनेशन योग का कहाँ बताया हुआ है। इस बार सीधा सीधा आपको पूछ रहे हैं कि भाई श्लोक नंबर बताओ, इसलिए श्लोक नंबर याद होना बहुत जरूरी है। महोपनिषद में जो 5th चैप्टर है, महोपनिषद का जो 5th चैप्टर है उसका 42 नंबर श्लोक जो है वो ये डेफिनेशन है। मनोप्रशमनोपायः योगः इति विधीयते। मनोप्रशमनोपायः योग इत्त विधीयते। देख लो उसका ये पूरा का पूरा श्लोक क्या है? पूरा का पूरा श्लोक ये है कि ते स्थिता भूमिकाशु शात्मलाभ परायण मनोप्रशमनोपायः योगः इत्त विधीयते। ठीक है, पूरा का पूरा श्लोक क्या है कि ते स्थिता भूमिकाश्वाशु, ते स्थिता भूमिकाश्वाशु, ठीक है, स्वात्मलाभ परायण, स्वात्मलाभ परायण मनोप्रशमनोपाय योगः इत्त विधीयते। इस बार आपको पूछा कि ये कितने नंबर का श्लोक है, क्या पता अगले बार आपको ये पहला वाला लाइन दे दे। तो पूरा का पूरा श्लोक याद रखो। हम हमेशा योग के डेफिनेशन है ये कहकर हम पिछले लाइन को याद रख लेते हैं। ये लाइन सभी को याद है, ये बहुपनिषद में बताया। अगर आपको पहला वाला लाइन दे दे तो
हो सके अगली बार दे देंगे पहला वाला लाइन, क्योंकि इस बार पिछले वाला लाइन दे दिया, श्लोक नंबर पूछ लिया। अब आपको पूछेगा कि बताओ, ये पहला पूरा का पूरा श्लोक दे देगा, आपको पूछेगा कि बताओ ये कहाँ का डेफिनेशन है, तो ये भी महाउपनिषद का ही है, वही पूरा का पूरा श्लोक है जिसका लास्ट लाइन हम लोग याद करते हैं, याद रखते हैं, लेकिन पूरा का पूरा श्लोक जो है वो याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हो गया इसी के साथ आंसर 4। तो चलो अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलन करें। अब देखो ये बहुत आसान है, ये आंसर ना जैसे इस तरीके का क्वेश्चन होता है ना, मैं कहता हूँ कि मल्टीपल चॉइस बड़ा आसान होता है। अब निकालो जो आपको आता है, पहले सबसे पहले उसको निकालो कि जो आपको कॉन्फिडेंट है, जिसके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट हो, उस आंसर को पहले निकालो। देखो सबसे बारे में आपको क्या कह रहा है, निरस भोजन का सरस होना, निरस भोजन का सरस होना, ये कहाँ बताया गया है, योग चूड़ामणि पर, योग चूड़ामणि उपनिषद में, जहां पर आपको महामुद्रा के बारे में कहते हैं, महामुद्रा के बारे में कहते हुए ये चीजें बताया गया है, ये महामुद्रा का बेनिफिट है, निरस भोजन को सरस बनाती है महामुद्रा। तो यानी ए का 3 होगा। अब देखो ए का 3 दोनों ऑप्शन में है, एलिमिनेट कर दो भाई, इन दोनों को कर दिया। चलो अब आगे चलो। अब कह रहा है दिन रात जप करते रहने पर, अब देखो दिन रात जप करते रहने पर आपका ऑप्शंस क्या क्या है, खेचरी मुद्रा, उसके बाद कह रहा है शुक्र तथा महारज, उसके बाद कह रहा है महामुद्रा का अभ्यास, ये तो हो गया, उसके बाद कह रहा है 21,600 मंत्र। यार 21,600 मंत्र आप लोगों को पता चल ही गया होगा, यही है अजपा, जिसको हम अजपा कहते हैं, यही है अजपा। दिन रात जप करने पर जो है उसको 21,600 मंत्र हम टोटल जप करते हैं, जिसको अजपा कहा जाता है। अजपा की जो काउंटिंग है वो 21,600 है, 21,600, यानी आपका बी जो है 4 हो जाएगा, बी का 4। अब देखो दोनों में ही है, बी का 4 दोनों में ही है। अब कह रहा है सी में क्या कह रहे हैं, रोग मरण भूख प्यास और मूर्छा से मुक्ति, ये आप लोगों को पढ़ के ही पता चलता है। बचा क्या, 2 ही बचा, खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा का ये बेनिफिट है, ये खेचरी मुद्रा का बेनिफिट है, रोग मरण भूख प्यास और मूर्छा से मुक्ति, रोग मरण भूख प्यास और मूर्छा से मुक्ति होना, ये इसका बेनिफिट है। तो मतलब सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो गया। अब देखो हो गया हमारा ऑप्शन 1, और बचा कौन, एक ही बचा, सफेद और लाल 2 वर्ण, ये शुक्र तथा महारज है, शुक्र तथा महारज को इंडिकेट करती है, यानी आपका डी हो जाएगा 2। तो हो गया, इसी के साथ आपका आंसर जो है आंसर 1 हो जाता है, इसी के साथ आपका आंसर जो है आंसर 1, इसी के साथ करेक्ट आंसर बन जाते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, योग कुंडलिनी उपनिषद में कुंडलिनी जागरण के लिए कौन से साधन बताया हुआ है। भाई योग कुंडलिनी उपनिषद में कुंडलिनी जागरण के लिए 2 साधन बताया हुआ है, कौन सा, एक है सरस्वती चालन, दूसरा है प्राणायाम, एक है सरस्वती चालन, दूसरा है प्राणायाम, यानी ए और बी आपका करेक्ट आंसर बन गया, ए और बी यानी ऑप्शन नंबर 1। ये सीधा सीधा पूछ लिया, कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं है, ये हलवा सवाल होता है, ये आप लोग पढ़ के भी जाते हो, ये सीधा सीधा पूछ लेते हैं, करके भी आ जाते हो, नंबर आपको 2 से 2 मिल जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a person who is desirous of adjusting his whole organization to a situation organized and guided by the educator is called। अच्छा कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो अपने संगठन की, यानी कोई एक संगठन में वो जाते हैं, उस संगठन में की जो शिक्षा प्रदान करने वाले जो है उसके द्वारा बनाया गया जो नियम है, जो मार्गदर्शित नए स्थिति से समयोजित करने का इच्छुक होता है, उसे क्या कहलाता है। वो उस व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, जो व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं इन सब में, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, स्टूडेंट बोलता है, करिकुलम बोलता है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। भाई उसे स्टूडेंट बोलते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, एंड स्टूडेंट इज दैट हु एडजस्ट योरसेल्फ, स्टूडेंट इज हु एडजस्ट योरसेल्फ थ्रू who adjust yourself in that process, जो अपने आप को उस प्रोसेस में एडजस्ट करते हैं, वो स्टूडेंट है। तो ये आपको सीधा सीधा पूछ रहा है स्टूडेंट के बारे में, ये आपको सीधा सीधा स्टूडेंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको पूछ रहा है कि हठयोग प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की परिचय अवस्था में किस वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। ये सभी को पता है, क्या पूछा है, कौन सी अवस्था, परिचय अवस्था पूछा है, मतलब मर्दल, परिचय अवस्था पूछा मतलब मर्दल।
अगर आपको पूछता कि देख लो, अगर आपको आरंभ अवस्था पूछता तो झंझन ध्वनि सुनाई देती है, झरझर झरझर ध्वनि सुनाई देती है। अगर आपको घटावस्था पूछता तो भेरी सुनाई देती है। अगर आपको परिचय अवस्था पूछता तो मर्दल सुनाई देती है। अगर निष्पत्ति अवस्था पूछता तो बिना की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा था? परिचय अवस्था पूछा था। परिचय अवस्था मतलब आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर बन जाएगा इसी के साथ। ये कहाँ से उठाया गया प्रश्न है? हठयोग प्रतिपिका से, आपको तो मेंशन कर ही दिया। चौथे अध्याय नादानुसंधान का जो अध्याय है वहां से लिया गया है ये प्रश्न। ठीक है, चलो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।